बायोलॉजी की बुक हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने यूनिट 3 में चैप्टर 8 एंड 9 कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पर चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे, माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आपके टीजीटी एग्जाम्स हो, जिसके साथ जो फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी के एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी में क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से कहाँ से आते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सेल डिवीजन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जैसा कि जब मैंने सेल आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिर्फ एक सेल होती है, मल्टी सेल्युलर में जो है हमें मैनी सेल्स वहां पर देखने को मिलती है। तो सभी की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट देखने को मिलती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल्स का, ठीक है। या फिर कहें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कैरेक्टर, जब मैंने आपको लिविंग नॉन लिविंग पढ़ाए थे तब बताया था कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और इसी तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक सेल के भी हो जाते हैं कि वो ग्रोथ करती है, रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन का यहाँ पर मतलब है डिवाइड करके जो है वो सेल्स बनाती है, ठीक है। तो सभी सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं डिवाइड करके, टू सेल्स बनाती हैं, ईच पेरेंटल सेल्स गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल। जैसे ये एक पेरेंटल सेल है हमारी, तो ये जो पेरेंटल सेल होगी वो यहाँ पर डिवाइड करेगी और डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बनाती है। ये क्या होती है? दो डॉटर सेल्स यहाँ पर होती हैं। डॉटर सेल्स हम इन्हें इसीलिए कहते हैं, अब आप कहो कि सन क्यों नहीं कहते, सन सेल क्यों नहीं कहते, डॉटर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉटर सेल्स इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि ये सेल्स भी क्या है, आगे जाके डिवाइड करेगी और अगेन जो है दो सेल्स वहां पर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ऐसा हम ऐसा देखते हैं ना कि जो फीमेल्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, वो जो है वहां पर अपनी संतति बनाती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसीलिए इनको यहाँ पर डॉटर सेल्स कहा जाता है, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा कि ये जो नई बनी हुई डॉटर सेल्स होती हैं ये भी ग्रो करेगी, डिवाइड करेंगी और इस तरीके से जो एक नई सेल पॉपुलेशन वहां पर बनकर आ जाती है। एंड इस तरीके से क्या होता है, ग्रोथ एंड डिवीजन होता है सिंगल पेरेंटल सेल का, उसकी प्रोजेनीज बनती है, देन वो प्रोजेनीज अगेन ग्रो करके डिवाइड करेंगे और ये पूरा जो है हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। सो अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो ये जो साइकिल होती है ग्रोथ एंड डिवीजन की, ये अलाउ करती है एक सिंगल सेल को कि वो वहां पर स्ट्रक्चर बना सके जिसमें मिलियन ऑफ सेल्स जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये बेसिक इतना क्लियर है। आप सेल वाला जो चैप्टर है वो जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल क्या होती है। सो देखिए, सेल डिवीजन जो होता है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। जाहिर सी बात है अगर उसे ग्रो करना है तो जो उसकी सेल्स हैं उनका डिवाइड होना जरूरी है, आगे ग्रोथ तभी हमें देखने को मिलेगी। तो जब सेल का डिवीजन होता है, सेल विभाजित होती है, डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाती है, तो वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है और सेल की ग्रोथ जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले बात करें डीएनए का रेप्लिकेशन होना क्यों जरूरी है। मान लीजिए ये हमारी एक पेरेंटल सेल है जिसके पास ये जो है डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, मेरी पेरेंटल सेल है, पी से मैं इसे डिनोट कर रही हूँ। अब क्या होगा, अगर इसे आगे डॉटर सेल बनानी है, मान लीजिए ये इसने यहाँ पर डॉटर सेल बनानी है, तो अगर इसने रेप्लिकेशन, इस डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं किया, इसकी कॉपी नहीं बनाई, तो ये इन दोनों डॉटर सेल को इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल किस तरह से देगी। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले यहाँ पर एक प्रोसेस हो जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें क्या है ये अपने इस डीएनए की कॉपी यहाँ पर बनाए, ताकि जब डिवीजन हो सके तो हर एक में क्या है, इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल जा सके, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो जरूरी हो जाता है डिवीजन से पहले। और उसी के साथ जो है सेल की ग्रोथ होना भी वहां पर जरूरी है। सेल जो है पूरी तरह से ग्रो करेगी, उसके बाद ही तो हमें यहाँ पर क्या होगा, उसका डिवीजन देखने को मिलेगी, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके की प्रोसेस जो है सेल साइकिल में हमें देखने को मिलती है, तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सभी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब इनका जो है, अब ऐसा नहीं है कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया या कभी भी सेल की ग्रोथ होगी, ये सब क्या है कोऑर्डिनेटेड वे में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे क्या हो, एक करेक्ट वे में जो है डिवीजन हो सके, प्रोजेनी का फॉर्मेशन जो है वो एक अच्छी तरीके से यहाँ पर
चल सके, सीक्वेंस बेसिकली यहाँ पर चल सके। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, वो सीक्वेंस जिसमें सेल क्या करती है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है। जीनोम का मतलब है यहाँ पर ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको क्या करती है, डुप्लीकेट करती है, इनकी रेप्लिका बनाती है, कॉपी बनाती है। ठीक है, उसी के अलावा जो अदर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सेल के, उनका सिंथेसिस भी होना जरूरी है। जैसे कि अदर में बात करें तो आरएनए के मॉलिक्यूल हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सब की हमें जरूरत होती है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर सिंथेसाइज हो सके, उसके बाद जाकर जो है इनका डिवीजन देखने को मिलता है। और ये जो पूरा सीक्वेंस होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल की साइकिल कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सेल ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद उसमें डुप्लीकेशन यानी रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद क्या है, आरएनए है, प्रोटीन है, जो भी सेल के कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, उन सभी का क्या है, सिंथेसिस होगा, वो बनकर आएंगे। एंड देन जाकर सेल जो है वो डिवाइड करेगी और 2 डॉटर सेल्स वहां पर बनाएगी। तो ये पूरा साइकिल क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सेल की जो ग्रोथ होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेज पर ही हमें देखने को मिलेगा। ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या डीएनए होता है, देन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स वहां पर होता है। देन ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है सेल साइकिल का, ये क्या है, कंट्रोल में हमें देखने को मिलता है, जो आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। इतनी चीज आपको क्लियर है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सेल साइकिल है, ये जो इवेंट हो रहे हैं हमारे डिवीजन का, रेप्लिकेशन का, इनकी फेजेस कौन कौन सी होती है। सो देखिए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो होती है वो इलुस्ट्रेटेड है बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर में, हम उनको लेकर देखते हैं। तो ये जो सेल्स होती है वो सिर्फ एक बार डिवाइड करती है। ये चीज ध्यान रखना, यूकैरियोट के केस में जो सेल्स होती है वो सिर्फ एक बार डिवाइड करती है, यानी कि एक सेल साइकिल जब होगी तो वहां पर डिवीजन जो है वो सिर्फ एक बार ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पर सेल साइकिल सेल का डिवीजन कितनी बार होता है, सिर्फ एक बार होता है। और कितना टाइम उसे लगता है, तो 24 आवर्स का टाइम हमें यहाँ पर लगता है। क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिख लेना। ठीक है, अब ये जो ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि 24 आवर्स उसमें लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर देखिए यीस्ट का बताया गया है, यीस्ट की जो सेल साइकिल होती है वो 90 मिनट्स जो होती है वहां पर जाकर वो प्रोग्रेस करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेल साइकिल होती है, इस पूरी सेल साइकिल को हम 2 फेजेस में देखते हैं। पहली फेज यहाँ पर आ जाती है इंटरफेज। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, इंटरफेज। और दूसरी आ जाती है एम फेज। एम जो है वो यहाँ पर डिनोट किया गया है माइटोसिस के लिए। ठीक है, तो इसे एम फेज या माइटोसिस फेज भी कहा जाता है। तो याद रहे सेल साइकिल जो है वो 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड होती है। कौन कौन सी होती है, इंटरफेज होती है और एम फेज देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर एम फेज के बारे में बताया गया है। तो देखिए एम फेज जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस देखने को मिले। नाम से भी देखिए माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन का टाइप होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल साइकिल की कौन सी फेज होती है जहां पर एक्चुअली डिवीजन हमें देखने को मिलता है, तो वो कौन सी होती है, एम फेज होती है। क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंटरफेज जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है उस फेज को जब 2 सक्सेसिव एम फेज देखने को मिले। यानी ये एम फेज है और इसके बीच में आएगी हमारी इंटरफेज, यानी सेल ने क्या किया है, एम फेज में डिवाइड किया है, उसके बाद वो इंटरफेज में आई है। देन अगेन हमें एम फेज देखने को मिलेगी जिसमें सेल वापस से डिवाइड करेगी। ठीक है, जिसको आगे अभी मैं डायग्राम में भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो इंटरफेज जो होती है इन 2 एम फेजेज या माइटोसिस फेज के बीच की फेज होती है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जो है 24 आवर्स, जैसे मैंने कहा एवरेज ड्यूरेशन होता है। अगर ह्यूमन सेल के केस में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिखना। सेल डिवीजन जो होता है इनमें से 1 आवर का होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एम फेज, टोटल सेल साइकिल जो है वो 24 आवर्स की है, जिसमें से ये जो एम फेज होती है ये कितनी आवर्स की होती है, 1 आवर की होती है। क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये 1 आवर्स की है 24 में से, तो यहाँ पर 95% ड्यूरेशन किस चीज की आ जाएगी, इंटरफेज की देखने को मिलती है। अब इंटरफेज में क्या क्या होता है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है,
देखिए एम फेज जैसे मैंने कहा कि डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसमें क्या क्या होता है, क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिखना। इसमें स्टार्टिंग होती है न्यूक्लियर डिवीजन से, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इसके आगे क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, देन डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसका सेपरेशन होता है। डॉटर जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो यहाँ पर न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड देन इसकी एंडिंग कैसे होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन देखने को मिलता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटो यहाँ पर सेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो एम फेज में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन से स्टार्टिंग होती है, तो जिसमें क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन देखने को मिलता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। देन इसकी एंडिंग में क्या हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर वहां पर सेल्स बनकर आ जाती है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जो अभी वन बाय वन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरफेज की। तो ये जो इंटरफेज होती है इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, ये चीज अच्छे से ध्यान रहे। ये वो टाइम होता है जब सेल जो है प्रिपेयर करती है खुद को डिवीजन के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरफेज में सेल क्या कर रही है, तो यहाँ पर सेल जो है वो डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि इसके आगे क्या आनी है, एम फेज आनी है, जिसमें एक्चुअल डिवीजन देखने को मिलेगा। तो इंटरफेज में सेल क्या कर रही है, खुद को प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए, और वही एम फेज जो होती है वहां पर एक्चुअल डिवीजन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब प्रिपरेशन कैसे होगी डिवीजन के लिए, तो इंटरफेज में पहले तो सेल की ग्रोथ होगी, सेल यहाँ पर क्या करेगी, ग्रो करेगी। उसके बाद यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेट करना, उसकी कॉपी बनाना जरूरी है, ताकि जो दो हमारी डॉटर सेल्स बनकर आ रही हैं उनको इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल मिल सके, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज क्या है, एक ऑर्डरली मैनर में हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरफेज जो होती है उसमें कौन कौन सी फेज आती है, तो ध्यान रहे कि इंटरफेज में थ्री फेजेस आती हैं। कौन कौन सी, G1 फेज, जिसे गैप वन फेज भी कहते हैं, ये जो G है इसका मतलब क्या है, गैप, ठीक है। तो G1 फेज होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है एस फेज, जिसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। एस फेज, सिंथेसिस, बनना, क्या बनना, डीएनए का रेप्लिकेशन, एक डीएनए की कॉपी बनकर आना। तो एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ पर होता है, एस फेज में, सिंथेसिस फेज में होता है। एंड देन G2 फेज आती है, गैप टू। यहाँ पर क्या होते हैं, जो अदर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सेल के, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, वो सभी कहाँ पर होते हैं, यहाँ बनते हैं, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर G1 फेज से। G1 फेज जो है वो इंटरवल होता है बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक एम फेज होती है, उसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, इंटरफेज आती है, एंड देन दूसरी एम फेज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस एम फेज की जब यहाँ पर एंडिंग हो जाएगी, दो डॉटर वहां पर सेल्स बन जाएगी, तो मैंने कहा था कि डॉटर सेल्स भी डिवाइड करेंगी। तो वो डॉटर सेल्स जब यहाँ पर इंटरफेज में आती है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है G1 से। तो G1 क्या है, इस एम फेज के बाद की फेज है, जहां पर क्या, और इसके बाद क्या आएगी, एस फेज। तो इस एस फेज यानी डीएनए रेप्लिकेशन से पहले की फेज हमें देखने को मिलती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, देखो G1 फेज जो होती है, यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ये अच्छे से ध्यान रहे। यहाँ पर क्या है, सेल का मेटाबॉलिज्म एक्टिव है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या है, कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रही है, क्योंकि आगे उसी जाकर क्या करना है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। तो अगर पूछा जाए कि G1 में क्या क्या होता है, तो G1 में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली अगर एक्टिव होगी तो यहाँ पर क्या होगा, सेल की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। G1 में सिर्फ उसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद G1 के बाद हम नेक्स्ट किस फेज में जाती है, सेल एस फेज में जाती है। ये जो एस या सिंथेसिस फेज होती है, ये वो वक्त है जब जहां पर डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगा। नाम से ही पता चल रहा है, सिंथेसिस यानी बनना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो भी अमाउंट होता है वो यहाँ पर डबल हो जाता है। अब डबल अमाउंट हो जाने का मतलब
मतलब क्या है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर इनिशियल अमाउंट यानी कि जो हमारी सेल जब आई है उसमें मान लेते हैं डीएनए का अमाउंट कितना था, 2C था, ठीक है। तो जब यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा तो वो कैसा हो जाएगा, 4C हो जाएगा। हमेशा ध्यान रहिए कि यहाँ पर डीएनए का अमाउंट बढ़कर आता है, डीएनए या कहीं क्रोमोसोम नंबर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं होते हैं। क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिखना, जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए का जो अमाउंट है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर वो पहले 2C था तो वो यहाँ पर 4C हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम के नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं होते। जैसे मान लेते हैं पहले जो सेल थी डाइप्लॉइड थी, 2N से हम डाइप्लॉइड बताते हैं, तो वो यहाँ पर 2N ही रहेगी, वो यहाँ पर 4N नहीं हो जाएगी, ठीक है। याद रहेगा, डीएनए का अमाउंट बढ़ा है, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़े हैं, वो उतने रहते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो एनिमल सेल में थोड़ा अलग हो जाता है। जब मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रियोल हमें देखने को मिलता है जो प्लांट सेल में नहीं होता। तो एनिमल सेल में जब एस फेज आती है तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है, एंड सेंट्रियोल जो है जिसका मेजर रोल होता है रेप्लिकेशन में, वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होता है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना कि एनिमल सेल के केस में जब एस फेज आती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होता ही है, उसके साथ साथ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है, क्योंकि इसका रोल हमें सेल डिवीजन में देखने को मिलेगा, जब मैं आपको आगे बताऊंगी। बाकी मैंने सेल ऑर्गेनल में भी बताया था। और इस सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ये चीज अच्छे से ध्यान रहे। तो जीवन में क्या हुआ, सेल ने ग्रो करा, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव थी, उसके बाद वो एस फेज में आई। एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए की कॉपी बनकर आई, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट फेज यहाँ पर आ जाती है G2 फेज, जिसे गैप 2 फेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो बाकी के सेल के कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं वो यहाँ पर जो है डुप्लीकेट होते हैं, कहीं उनका सिंथेसिस होता है, नॉट डुप्लीकेट, सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स है वो यहाँ पर सिंथेसाइज होती है, ठीक है। जो और सेल की ग्रोथ क्या है, कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर आप प्रोटीन भी लिखिएगा, उसके साथ साथ जो आरएनए होते हैं वो भी यहाँ पर बनकर आते हैं। एंड देन इसके बाद हमें क्या देखने को मिल जाती है, इंटरफेस तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी एम फेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेल रेडी है डिवाइड करने के लिए। इतनी चीज क्लियर है ना। ऐसा नहीं है कि एनिमल की बात करते हैं, यहाँ पर एनिमल का है, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सेल जो है वो डिवीजन करती है। कुछ सेल्स एडल्ट एनिमल्स में ऐसी होती है जहां पर डिवीजन देखने को हमें नहीं मिलता। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट सेल्स होती है, उसके अलावा अदर सेल्स जो है वो ऑकेजनली ही डिवाइड करेंगी, ठीक है। जब भी जरूरत होगी सेल को रिप्लेस करने की, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सेल डेथ हो गई है या इंजरी हो गई है, तब वहां पर वो सेल डिवीजन करती है, ठीक है। तो वो सेल्स जो कि डिवीजन नहीं करती है वो इस जीवन फेज से क्या करती है, एग्जिट कर जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सेल को डिवीजन फेज में नहीं जाना है तो वो किस फेज से जो है बाहर निकल सकती है। तो क्वेश्चन मार्क करके लिखना कि जीवन फेज जो गैप 1 फेज होती है, यहाँ से सेल जो है वो यहाँ इस सेल साइकिल से बाहर निकल सकती है अगर उसे डिवीजन नहीं करना है। तो इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ से निकलेगी तो कहां पर जाती है, वो यहाँ पर जाती है क्वाशंट स्टेट में, जीओ फेज में। यहाँ पर सेल किस फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव स्टेट में बनी रहती है। अगर सेल को डिवीजन नहीं करना है तो सेल साइकिल में कहां से निकल सकती है बेटा, जीवन से निकल सकती है। इतनी चीज क्लियर रहेगी। अब देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, सेल इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव बनी रहेगी, क्वेश्चन मार्क के लिखना। तो ये जो जीओ फेज होती है ये क्वाशंट स्टेज होती है, इसमें सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव बनी रहती है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड, यानी कि प्रोलिफरेशन नहीं करेगी जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। ये चीज अच्छे से ध्यान रहेगी ना। अब अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो तभी देखने को मिलता है जब डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन है जिससे में इक्वली जो है सेल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डिवीजन, वो कहां पर देखने को मिलता है, क्वेश्चन मार्क करके लिखना। जो डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल्स होती है, 2N वाली सोमेटिक सेल्स होती है, वहां पर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और मियोसिस जो होता है वो कहां पर देखने को मिलता है,
फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये चीज मुझे बता देना, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां पर हैप्लॉइड सेल्स जो होती है वो भी माइटोसिस से डिवाइड करें। तो ये क्वेश्चन मार्क करके लिखना कि भाई वो हैप्लॉइड है, एन वाली फेज में है, फिर भी माइटोटिक कर रही है, जैसे मेल हनी बी होती है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन केस है, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड और डायप्लॉइड दोनों में ही शो कर सकती हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वहां पर माइटोटिक सेल डिवीजन डायप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और प्लांट के केस में ये दोनों में देखने को मिलेगा, हैप्लॉइड में भी देखने को मिलता है, डायप्लॉइड में भी देखने को मिलता है। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे और कुछ नहीं है, ऐसा बोला गया है कि कुछ प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करिए जिसमें माइटोसिस देखने को मिले। तो इतनी चीज आपको क्लियर है, आगे बात करें। अब हम यहाँ पे डायग्राम से जो है सेल साइकिल को अच्छे से थोड़ा और समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो हमारी सेल साइकिल होती है इसकी दो फेजेस होती है। एक यहाँ पर हो जाती है इंटरफेज, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर कौन सी हो जाती है, एम फेज, जिसे माइटोसिस फेज भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैंने कहा था कि सेल्स जो होती है जीवन से स्टार्ट होंगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैंने कहा कि एम फेज की एंडिंग के बाद यहाँ पर इंटरफेज आई है और देन यहाँ पर दूसरी एम फेज आ जाती है, और इंटरफेज में सबसे पहले G1 आता है, देन एस फेज आती है, देन यहाँ पर G2 फेज देखने को मिलती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इस G1 से होगी, और वो भी तभी होगी उन सेल्स की जो कि कमिट कर रही हैं कि उन्हें सेल को डिवाइड करना है, सेल डिवीजन करना है। अगर उन्हें यहाँ पर नहीं जाना, इस डिवीजन में नहीं जाना, तो इस G1 फेज से जो है ये बाहर निकल जाती है और क्वेश्चन स्टेट में चली जाती है, ठीक है। तो जीवन में क्या क्या देखने को मिलेगा, फटाफट से रिवाइज करिए। मैंने कहा था मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और सेल की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर सेल आगे किस में जाएगी, एस फेज में जाएगी। एस फेज सिंथेसिस फेज, जहां पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। देन एस फेज के बाद में कौन आ जाती है, हमारी G2 फेज। G2 फेज में क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, आरएनए यहाँ पर बनकर आते हैं, सेल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गई है डिवीजन करने के लिए। देन वो यहाँ पर एंटर कर जाएगी एम फेज में। अब एम फेज में जो जो स्टेजेस होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद यहाँ पर आ जाता है एनाफेज। एनाफेज के लास्ट में यहाँ पर आ जाती है टेलोफेज। यहाँ तक क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है, एंड देन यहाँ पर सेल का डिवीजन होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बनकर आ जाती है जैसे यहाँ पर बताया गया। एंड देन इनमें से एक सेल्स जो होती है वो वापस से इस सेल साइकिल में जो है दोबारा से प्रोग्रेस कर जाती है। इतनी चीज क्लियर है। अगर मैं बोलूं तो दोबारा रिवाइज करिए, एम फेज जो होती है कितने घंटे की है, यहाँ पर 1 आवर की हमें देखने को मिलती है, और पूरी की पूरी सेल साइकिल ह्यूमन केस में कितनी है, 24 आवर्स की देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर एम फेज को देख लेते हैं, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। इतने में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जो है आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा ना। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एम फेज की, जिसे हम ऑल्सो क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पेरेंट और प्रोजेनी दोनों में सेम रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट में है, जैसे मान लीजिए वो 2n है, डाइप्लॉइड है, ये कितने हैं, पेरेंट में है। और अगर मैं यह बात करती हूँ जो डॉटर सेल्स यहाँ पर बनकर आई है, उनमें भी कितना है, 2n ही मटेरियल है, 2n ही क्रोमोसोम के नंबर है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल कहते हैं, कि ये क्या है, इक्वल है दोनों में, ठीक है, एम फेज में। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं कितनी स्टेजेस होती हैं, तो 4 स्टेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सेल डिवीजन है प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, एंड क्लियर कट लाइंस जो है हमें यहाँ पर स्टेजेस की देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस के डिवीजन से है। तो कितनी स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है। प्रोफेज, प्रो का मतलब क्या है, सबसे पहले वाली फेज होती है, ठीक है, फर्स्ट फेज अगर हम कहें। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्रोफेज से होती है। देन यहाँ पर आता है मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज। इनके नाम से ही जो है हम इनके कैरेक्टर्स यहाँ पर अच्छे से पता लगा सकते हैं, आगे इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहली फेज हमारे पास आ जाती है प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, अच्छे से ध्यान रहे। तो क्या हुआ, सिंथेसिस फेज आई, उसके बाद में यहाँ पर G2 फेज आई, उसके बाद में क्या होता है, एम फेज स्टार्टिंग होती है। एम फेज में सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है हमारी प्रोफेज, ठीक है। अब प्रोफेज में जो, जैसा कि मैंने कहा कि एस फेज में नया डीएनए बना था, G2 में तो डीएनए के साथ कुछ हुआ नहीं है, तो एम फेज की स्टार्टिंग में प्रोफेज आती है। तो यहाँ पर जो भी हमारा नया डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो डिस्टिंक्ट देखने को नहीं मिलता, अलग से देखने को नहीं मिलता। ये कैसे होते हैं, इंटरट्विन्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखिए, ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग नहीं है, एक दूसरे से क्या है, इंटरट्विन्ड सिचुएशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। प्रोफेज जो होता है इसमें इनिशिएशन होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल का। अच्छे से ध्यान रहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, उनका जो गुथना होता है, वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो वो प्रोफेज से स्टार्टिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो अनटैंगल हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। जब यहाँ पर क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा तो जो अभी तक एक दूसरे के साथ टैंगल फॉर्म में थे वो अनटैंगल यहाँ पर होने लगते हैं। सेंट्रोसोम की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रोसोम एनिमल के केस में बात हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, डुप्लीकेशन हुआ था एस फेज के दौरान ही उसका, अब यहाँ पर वो क्या करता है, मूव करने लगता है अपोजिट पोल्स में। सेल जो होती है, जब डिवीजन को हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि इसके दो पोल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो सेंट्रोसोम है हमारा, जिसका डिवीजन जो सॉरी जिसका रेप्लिकेशन जो है एस फेज पर ही हुआ था, जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, तो वो यहाँ पर क्या है, सेंट्रोसोम दोनों अपोजिट पोल्स पर यहाँ पर जाना शुरू हो जाते हैं। एंड देन कंप्लीशन जब प्रोफेज का होता है तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो जाती हैं, देखो। सबसे पहला तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो जाता है और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पर बनकर आ जाते हैं। देखिए अर्ली में देखिए आप, यहाँ क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे के साथ टैंगल्ड फॉर्म में हमें अच्छे से दिख भी नहीं रहे। लेट प्रोफेज में जब आओगे तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है वो इजीली आपको यहाँ पर देखिए विजिबल होने लगते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स जो है वो कंपोज्ड होता है दो क्रोमेटिड से, जो एक दूसरे से अटैच होते हैं सेंट्रोमियर पर, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर जो है, ये हमारे ये वाला जो भाग है इसको क्रोमेटिड कहते हैं, ये जो इतना पोर्शन होता है इसको क्रोमेटिड कहते हैं, है ना। सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये एक दूसरे के, और एक मिड पोर्शन से जुड़े हुए होते हैं जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेल वाला जो है लेक्चर जरूर आप देख लेना इससे पहले, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आकर क्या है, ऐसी इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो वो यहाँ पर डुप्लीकेशन जब उसका हुआ था तो वो यहाँ पर क्या है, अपोजिट पोल्स पर चला जाता है, और हर एक सेंट्रोसोम जो होता है उससे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। अब ये सेंट्रोसोम की जो है कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, और यहाँ से क्या है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो इससे निकलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर एस्टर्स कहते हैं। ये जो दो एस्टर्स होते हैं विद स्पाइंडल फाइबर्स जो है माइटोटिक apparatus बनाते हैं, जो अभी हम आगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एंड फिर जब आप आओगे प्रोफेज के, जब यहाँ पर आप सेल माइक्रोस्कोप को देखोगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, ये जो है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन मार्क करके लिखना। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। स्टार्टिंग में जब हम देखेंगे तो क्रोमोसोम जो मटेरियल है डीएनए का वो हमें अलग से देखने को नहीं मिलता है। धीरे धीरे क्या है, वहां पर यहाँ पर क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होने लगता है, माइटोटिक क्रोमोसोम वहां पर बनकर आते हैं। सेंट्रोसोम जो कि हमारा डुप्लीकेट हुआ था, जब हमारा डीएनए डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में, वो यहाँ पर क्या अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं। इनसे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं जिन्हें एस्टर्स कहते हैं, और ये जो दोनों एस्टर्स होते हैं स्पाइंडल फाइबर के साथ माइटोटिक apparatus बनाते हैं। एंड जब आप प्रोफेज की एंड देखते हो तो आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप ये कुछ भी देखने को नहीं मिलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज आती है यहाँ पर मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, देखिए कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का, ठीक है। जो उसको कवर करे हुए होता है न्यूक्लियस को, हमारे न्यूक्लियर एनवेलप वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है अनविजिबल हो जाता है। यहाँ से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस की। क्रोमोसोम जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप ही क्या है, न्यूक्लियस को कवर करे हुए, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ
यहाँ पर जब मेटाफेज की जैसे ही स्टार्टिंग होगी और प्रोफेज का जो एंड होता है, ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। बिकॉज अब एनवेलप हट गया है तो यहाँ पर जो भी क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ठीक है ना। इस स्टेज में कंडेंसेशन जो होता है क्रोमोसोम का वो कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो जाते हैं और अब वो हमें यहाँ पर क्या है, क्लियरली माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो, इसको क्वेश्चन मार्क करके लिखना। बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आपको सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो तो किस फेज में करनी चाहिए, तो वो हमें मेटाफेज में करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, वो हमें यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं माइक्रोस्कोप में। अच्छे से ध्यान दें, क्वेश्चन मार्क करके इसको लिख लेना ना। अब इस स्टेज में मॉर्फोलॉजी जो है क्रोमोसोम की इजीली स्टडी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेटाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं सेंट्रोमियर से। तो किस तरीके से होते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, है ना। क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। और ये जो मिड पोर्शन पे जहां से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है इन सेंट्रोमियर की सरफेस पर, अब यहाँ पर एक प्रोटीन जो है वो आकर जुड़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स कहा जाता है। ये जो काइनेटोकोर होती है, साइट ऑफ अटैचमेंट होती है, जिस पर स्पाइंडल फाइबर्स आकर जुड़ते हैं। क्वेश्चन मार्क करके ये चीज लिखना, पूछा जाता है बहुत बार कि क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट होता है जहां पर ये जो स्पाइंडल फाइबर्स है वो आकर जुड़ते हैं, तो वो काइनेटोकोर से आकर जुड़ते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों जुड़ते हैं, जब डिवीजन में जैसे जैसे आप आगे देखोगे तो देखोगे कि इनका जुड़ना जरूरी होता है, ताकि ये अपोजिट जो है वहां पर लेकर जा सके। तो अगर ये बात करें कि यहाँ पर आकर जो है इस तरीके से ये जब जुड़ते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये इधर की तरफ मूव करता है और ये इधर की तरफ मूव करता है, ताकि दोनों डॉटर जो हमारे सेल्स बनकर आएगी उनको इक्वल अमाउंट में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जा सके। ठीक है, मेटाफेज जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द ऑल क्रोमोसोम कमिंग लाई एट द इक्वेटर। क्वेश्चन मार्क करके लिखना, क्रोमोसोम जो होते हैं वो एकदम मिड प्लेट पर, मिड पोर्शन जो होता है क्रोमो इस सेल का, वहां पर आकर ये अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और हर एक क्रोमेटिड जो होता है क्रोमोसोम का, काइनेटोकोर के थ्रू स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाता है, एक पोल से, है ना, और दूसरा वाला दूसरे पोल से अरेंज हो जाता है। तो इस तरीके का ये जो अलाइनमेंट होता है, इनको क्या कहते हैं, मेटाप्लेस प्लेट यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर डायग्राम में समझिए, ये जो है ट्रांजिशन तो सबसे पहले हुआ है, तो ये क्या है, हमारे सेंट्रोसोम वाले पार्ट है। ठीक है, इनसे ये जो है यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, मैंने इनको कहा था क्या है, ये एस्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्रोमोसोम है और ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या कहा जाता है, क्या बताया था मैंने, स्पाइंडल फाइबर्स। क्या कहते हैं इन्हें, स्पाइंडल फाइबर्स कहते हैं। और ये कहाँ पर आकर अटैच हो रही है, इस मिड वाले पोर्शन पर, जिसको मैंने क्या कहा है, काइनेटोकोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर पर ये प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या है, इनका अरेंजमेंट देखिए, एकदम मिड पर आकर जो है ये सारे क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो गए हैं, और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये वाले जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये इधर की तरफ से जुड़े हुए हैं, और ये वाले जो सिस्टर क्रोमेटिड है इधर की तरफ से जुड़े हुए, ताकि जब इनको यहाँ पर इनका जब डिवीजन हम देखेंगे तो क्या होंगे, अपोजिट पोल्स पर जो है एक दूसरे के चले जाएंगे, है ना। तो मेटाफेज में क्या क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर्स का अटैचमेंट हो जाता है काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम मूव करते हैं टू स्पाइंडल इक्वेटर एंड अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट में बोथ पोल्स से। इतनी चीज क्लियर है ना। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, तीसरी फेज आती है हमारी एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम अरेंज्ड जो हुआ है मेटाफेज प्लेट में वो स्प्लिट हो जाता है। अब बिकॉज मैंने कहा कि देखिए ये इस तरीके से अरेंज है यहाँ पर, है ना, ये इस तरीके से। अब यहाँ वाले पार्ट से जो है हमारा जुड़कर आया है, इधर वाला माइक्रोट्यूब्यूल, और इधर वाला है ना, स्पाइंडल फाइबर। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको जो है इस वाले पोल की तरफ खींच लिया जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है उसको इस वाले पोल की तरफ खींच लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इनका सेपरेशन जो है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है ना।
तो क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएंगे और दोनों डॉटर क्रोमेटिड्स जो है उनको अब हम क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम यहाँ पर कहेंगे, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के। और इनका माइग्रेशन कहाँ पर होगा, अपोजिट पोल पर। तो ये पूछा जाता है कि क्रोमेटिड्स का जो माइग्रेशन होता है वो कौन सी फेज में देखने को मिलता है, तो वो एना फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ हर एक क्रोमोसोम मूव करता है अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। सेंट्रोसोम जो है ईच क्रोमोसोम का, वो डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द पोल, है ना। इसीलिए इसकी मतलब जब ये जो लीडिंग एज होती है तो आर्म्स जो होती है क्रोमोसोम की वो टेल्ड हो जाती है, ट्रेल्ड हो जाती है बिहाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। पहला तो यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो गया है। ठीक है, सेंट्रोमियर यहाँ पर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। हमेशा ध्यान रखना सेंट्रोमियर ही होता है जो इन दोनों क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करता है। जब तक यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो स्प्लिट होना जरूरी है जिससे क्रोमेटिड सेपरेट हो सके, एंड देन ये क्रोमेटिड क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम में भी देखिए, ये वाला जो पार्ट है, अपोजिट पोल्स पर क्रोमेटिड्स यहाँ पर मूव कर गए हैं। हमेशा ध्यान रखना सेंट्रोमियर का स्प्लिट होना जरूरी है, क्योंकि सेंट्रोमियर ही होता है जो क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से जोड़े रखता है, ये जो मिड वाला पोर्शन। ठीक है, अब लास्ट फेज यहाँ पर आ जाती है हमारे टेलोफेज। टेलोफेज देखिए क्या होता है, बिगिनिंग है फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस की। ठीक है, टेलोफेज, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं जो कि यहाँ पर अपोजिट पोल्स पर चले गए हैं, वो यहाँ पर क्या होने लग जाते हैं, डीकंडेंस होने लग जाते हैं। और जो भी इंडिविजुअलिटी हमें इनकी दिख रही थी वो सभी क्या है यहाँ पर लूज कर देते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में वो हमें देखने को मिले थे, अब वो वैसे बिल्कुल यहाँ पर डीकंडेंस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, आप इजीली इनको देख नहीं सकते हो, है ना। ईच सेट ऑफ क्रोमेटेड मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ टू पोल्स, है ना। अब ये जो स्टेज होती है इसमें क्या क्या होता है, पहला तो क्रोमोसोम का क्लस्टर बन जाता है अपोजिट स्पाइंडल फॉर्म में, और इनकी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर लॉस्ट हो जाती है, एक डिस्क्रीट एलिमेंट के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। अब वापस से न्यूक्लियर एनवेलप जो है यहाँ पर बनने लगेगा क्रोमोसोम के अराउंड, है ना, और दो डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पर बनकर आ जाएंगे। देखिए ये जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जब बनने लगा है तो यहाँ पर ये दो डॉटर न्यूक्लिया हमारे पास बनकर आ गए हैं। अब वापस से जो है जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स यहाँ से हटे थे प्रोफेज से, वो सभी बनने लगेंगे, जैसे न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर जो है वो वापस से बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें ये चारों की क्लियर है। न्यूक्लियर का डिवीजन कैसे हुआ है आप अच्छे से समझ गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सेल डिवाइड कैसे करती है। अब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर फेज आती है वो आती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, देखिए माइटोसिस में जो है इतनी चीजें तो हमने पढ़ी कि जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में यहाँ पर डिवाइड होते हैं ना, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन अब उसके साथ ही यहाँ पर जो डॉटर सेल्स हैं उनको उनका भी जो है यहाँ पर डिवीजन होना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए क्या है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, साइटोप्लाज्म का जो सेपरेशन है, डिवीजन है, उसको हम यहाँ पर साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो एक बार जब पूरा यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, देन पूरा सेल डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल के केस में अलग अलग होता है, ये अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ एनिमल सेल के केस में किस तरह से होता है। ठीक है, सो एनिमल सेल के केस में बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें यहाँ पर क्या होता है, एक खांच सी बनकर आती है। ठीक है, एंड देन वो सेल यहाँ पर डिवाइड करती है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ये जो फ्यूरो होती है ग्रेजुअली डीप होती जाती है और अल्टीमेटली क्या होती है, ज्वाइन हो जाती है सेंटर पर। जैसे मान लीजिए ये जो है मेरी सेल है, एनिमल सेल है। ठीक है, ये क्या है, इसकी आउटर वॉल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से जो है, ये इस तरीके से क्या है, इनमें एक फ्यूरो बनती जाती है और धीरे धीरे क्या होगा, ये डीप होती जाएगी और ये दो सेल्स जो है वो यहाँ पर बनकर आ जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल में कैसे होता है ये डिवीजन, तो प्लांट सेल में क्या होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म होती है। इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सेंटर से। स्टार्टिंग यहाँ पर कैसे हो रही है, पेरीफेरी से ना होकर कहाँ से होती है, सेंटर पोर्शन से देखने को मिलती है। एंड देन ये बाहर की तरफ ग्रो करता है और वहां पर क्या है,
जो लैटरल वॉल्स होती है वहां पर जाकर मीट करता है। ये जो फॉर्मेशन होता है नई सेल वॉल का बिगिन होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। क्वेश्चन मार्क करके लिखना। ये जो सेल प्लेट होती है रिप्रेजेंट करती है मिडल लैमिला को बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। मैंने जब सेल वॉल पढ़ाई थी तो कहा था मैंने, ये जो दो सेल्स होती हैं इनका ये जो बीच वाला पोर्शन होता है सेल वॉल का, उसको हम मिडल लैमिला कहते हैं। मिडल लैमेला क्या कहती है, क्या करती है, इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर सेल प्लेट इस तरीके से बनकर आती है ना। जब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन द टू डॉटर न्यूक्लियाई। इन दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस से फॉलो नहीं होता। यानी कि क्या है, न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ। अब सेल का डिवीजन नहीं हुआ तो एक ही सेल में सारे के सारा पोर्शन रह गया, तो वहां पर कैसी कंडीशन बनकर आ जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनकर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिंकाइटम सिचुएशन आ जाती है। और अच्छे से ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, तभी तो जो है ये न्यूट्रिशन के लिए हाई होता है ना, न्यूट्रिशन रिच होता है कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म। तो कैसी सिचुएशन होती है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया लेकिन सेल का डिवीजन जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इतनी चीज क्लियर है। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसकी महत्ता जो है वो क्या होती है, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन जो होता है यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है डाइप्लॉइड सेल्स में, जो 2n सेल्स होती है वहां पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट्स जो होते हैं वहां पर ये हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिखना। माइटोसिस में यूजुअली रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन होता है डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स का, यानी दोनों सेल्स जो होती है वो 2n वाली हमें देखने को मिलती है, जिसमें आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। ग्रोथ जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की होती है ड्यू टू माइटोसिस, है ना। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से होती है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, है ना। So therefore become essential for the cell to divide to restore nucleocytoplasmic ratio, है ना। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि सेल जब माइटोसिस से डिवाइड करती है तो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक का जो रेशियो है वो यहाँ पर रिस्टोर। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का। एक तो हो जाता है सेल रिपेयर में, सेल के रिपेयर में इसका जो है सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। सेल्स जो होती है अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हमारी जो आउटर वॉल होती है उसकी अपर लेयर की जो सेल्स होती हैं, उसके अलावा जो सेल्स होती हैं लिनिंग ऑफ द गट ब्लड सेल्स, वो कॉन्स्टेंटली क्या है, रिप्लेस होती रहती है। क्योंकि आउटर डैमेज होने का, इंजरी होने का यहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर रिप्लेस होती रहती है। तो इस तरीके से जो है माइटोसिस का रोल सेल के रिपेयर में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिखना। माइटोटिक डिवीजन जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनमें क्या है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली वहां पर सेल डिवाइड कर सकती है। ठीक है, जैसे कि एपिकल और लेटरल कैम्बियम होते हैं, वहां पर कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ प्लांट्स की देखने को मिलती है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क करके ये चीज यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर जो है समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई आप कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे जरूर पूछ लीजिए। नेक्स्ट जो उसका पार्ट होने वाला है उसमें हम यहाँ पर मियोसिस को जो है मियोसिस को डिस्कशन करेंगे, तो वो लास्ट होगा इसका। फिर हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 3 के क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। उसके अलावा हम इसका रिविजन सेशन भी जो है वो यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, एंड इसके साथ ही जो है जल्द ही हम नीट के लिए जो है वो भी लेक्चर जो है मैं यहाँ पर अपलोड करने लगूंगी। नीट के पीवाईक्यूज तो मैं शॉर्ट्स में आपको अपलोड करवा ही देती हूँ, और आप लोग वो वहां पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम नीट का बैच जो है वो जल्दी शुरू कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक